गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट को कंटिन्यू करूंगा। ये पार्ट सेकंड है। लास्ट वीडियो में मैंने बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टार्ट किया था। उस वीडियो में मैंने बैलेंस ऑफ पेमेंट का मीनिंग बताया था। बैलेंस ऑफ पेमेंट में इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कौन कौन से होते हैं, विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, इनके बारे में एक्सप्लेन किया था। तो आज की वीडियो देखने से पहले मेरा वो फर्स्ट पार्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट का फर्स्ट पार्ट जरूर देख लेना। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट हैं? तो देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो करंट अकाउंट में कौन कौन सी आइटम्स आती हैं, कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सी आइटम्स आती हैं, इसके बारे में हमने स्टडी करना है। ठीक है, तो कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, ऑल ट्रांजैक्शन इन बीओपी कैन बी कैटेगराइज्ड इन टू पार्ट्स, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो पहला आता है करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट क्या होता है? करंट अकाउंट में वो सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस आएंगे जो कि एक इकोनॉमी के इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। जैसे हम फॉरेन कंट्री से एक्सपोर्ट करते हैं, उनको इंपोर्ट करते हैं, तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट गुड्स को हम करते हैं तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है? इससे हमारी कंट्री में इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का लेवल इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारी कंट्री में इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ जाता है, इंपोर्ट करते हैं तो हमारी कंट्री में इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का लेवल रिड्यूस हो जाता है। अब ये आपने समझना कैसे होता है। तो जैसे हम बाहर की कंट्री में अगर हम कंप्यूटर्स एक्सपोर्ट करते हैं, तो कंप्यूटर एक्सपोर्ट करेंगे तो सबसे पहले उस कंप्यूटर्स को इंडिया में प्रोड्यूस करेंगे। इंडिया की फैक्ट्रीज में, कंपनीज में वो कंप्यूटर के पार्ट बनेंगे, कंप्यूटर बनेगा, कहीं पर असेंबल होगा। ठीक है, तो इससे इंडियन पीपल को इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इंडिया में एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ेगा। ठीक है, उसको परचेज करेंगे इंडिया से, फिर देन उसको एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो एक्सपोर्ट करने से इंडिया में इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का लेवल इंक्रीज होगा। और कुछ आइटम हम बाहर की कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, तो जिन आइटम को हम बाहर की कंट्री से इंपोर्ट कर लेते हैं तो इससे इंडिया में इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का लेवल रिड्यूस होगा। वो तो उनकी कंट्री में इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का लेवल इंक्रीज होगा जिस कंट्री से हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी देखो करंट अकाउंट। Current account of BOP records all those transactions between the residents of a country and the rest of the world which affect the level of income and employment in the economy. ठीक है, तो करंट अकाउंट में वो सारे ट्रांजैक्शंस आएंगे जो कि एक इकोनॉमी की इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। तो इनमें क्या क्या आएंगे कंपोनेंट्स? करंट अकाउंट के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? फर्स्ट है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, दीज आर आल्सो कॉल्ड मर्चेंडाइज आइटम्स। इनका एक्सप्लेनेशन मैं फर्स्ट वीडियो में समझा चुका हूं, बैलेंस ऑफ पेमेंट के फर्स्ट पार्ट में। तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, जो गुड्स हैं वो टेंजिबल होती हैं, ये किसी फिजिकल आइटम्स होती हैं, किसी मैटर से बनी होती हैं, तो इसलिए इनको मर्चेंडाइज आइटम बोलते हैं। ये टेंजिबल आइटम है, विजिबल आइटम्स हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स हो गया, ये आ गया। तो इसका एक्सपोर्ट भी और इंपोर्ट भी, ये फर्स्ट कंपोनेंट है। सेकंड है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। तो सर्विसेज आपको पता है इंटेंजिबल होती हैं, ये किसी मैटर से नहीं बनी होती। ठीक है, इनविजिबल आइटम्स होती हैं। यूनिलैटरल ट्रांसफर्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, तो यूनिलैटरल ट्रांसफर्स हैं मतलब वन वे ट्रांजैक्शन, जैसे गिफ्ट हो गया, डोनेशन हो गई, बाहर की कंट्री से हमने रिसीव करी या बाहर की कंट्री को हमने पे करी। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल यूनिलैटरल ट्रांसफर्स हैं। इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट्स टू एंड फ्रॉम, और बाहर की कंट्री से हमने इनकम रिसीव करी और इनकम उनको हमने पे करी। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट इनकम है। कौन सी इनकम है? इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट होगी, अगर हम बाहर की कंट्री में शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी कंपनी में, या फॉरेन कंट्री में कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, कोई फ्लैट परचेज करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट है, वो कैपिटल अकाउंट में आएगी। ठीक है, वो करंट अकाउंट में नहीं आएगी इन्वेस्टमेंट, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट से जो इनकम हो रही है वो करंट अकाउंट में आएगी। ठीक है,
जैसे बाहर की कंट्री में हमने कोई फ्लैट परचेज किया, हमारी कंट्री के रेजिडेंस ने उस फ्लैट को वहां पर रेंट पे चढ़ा दिया, वो जो रेंट आएगा वो इनकम है, वो करेंट इनकम है, वो करेंट अकाउंट में आएगी। ठीक है, तो इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट्स टू एंड फ्रॉम, तो दोनों तरह की इनकम रिसीव करी हमने फॉरेन कंट्री से और फॉरेन कंट्री को सेम काइंड की इनकम हमने पे करी, तो ये करेंट अकाउंट की आइटम्स थी। इसके बाद आता है कैपिटल अकाउंट। अब बीओपी का नेक्स्ट कंपोनेंट आता है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में बीओपी के वो सारे ट्रांजैक्शन को इंक्लूड किया जाता है जो इफेक्ट करते हैं एक इकोनॉमी के असेट्स और लाइबिलिटी के ऊपर। ठीक है, जो करेंट अकाउंट था, करेंट अकाउंट इफेक्ट द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, बट कैपिटल अकाउंट इफेक्ट द असेट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, तो जैसे हम बाहर की कंट्री के को हम बोरो करते हैं, उनसे हम उधार लेते हैं, उनको हम लैंड करते हैं, उधार देते हैं, तो ये कैपिटल अकाउंट में आएगा। अगर बाहर की कंट्री से हम असेट्स परचेज करते हैं, ठीक है, या वो हमसे असेट्स परचेज करते हैं, तो वो कैपिटल अकाउंट में आएगा। ठीक है, तो इससे जो है एक इकोनॉमी के असेट्स एंड लाइबिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है। जैसे मान लो कि हमने बाहर की कंट्री से बोरिंग करी, उधार लिया, तो क्या होगा, लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो लाइबिलिटी के ऊपर असर पड़ा। इसी तरह से अगर बाहर की कंट्री में हमने कोई फ्लैट परचेज किया, कोई असेट्स परचेज करी, तो इससे हमारे असेट्स बढ़ जाएंगे। तो कैपिटल अकाउंट में वो सारे ट्रांजैक्शंस आते हैं। देखो कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी रिकॉर्ड ऑल दोस ट्रांजैक्शन बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड व्हिच कॉज ए चेंज इन द असेट्स और लायबिलिटीज, तो जिससे असेट्स और लायबिलिटी के में चेंज आता है ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री एंड द गवर्नमेंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट इज यूज। अब कैपिटल अकाउंट का यूज किया जाता है, क्यों यूज किया जाता है, फाइनेंस डेफिसिट इन करेंट अकाउंट। ठीक है, तो इसका यूज किया जाता है कैपिटल अकाउंट का करेंट अकाउंट में। अगर डेफिसिट हो गया है तो उसको फाइनेंस का अरेंजमेंट करने के लिए उसको पैसे, अगर करेंट अकाउंट जैसे हमने एक्सपोर्ट की, गुड्स इंपोर्ट करी, सर्विसेज एक्सपोर्ट करी, इंपोर्ट करी, तो जो भी हमने एक साल में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया, साल के एंड में उसमें पता लगा कि हमारा जो करेंट अकाउंट है वो डेफिसिट में चल रहा है, हमारा इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, हमारी पेमेंट साइड ज्यादा है और रिसिप्ट साइड कम है। ठीक है, तो हमें अदर कंट्रीज को पेमेंट तो करनी पड़ेगी, तो उस पेमेंट को करने के लिए क्या करेंगे, बोरिंग कर लेंगे, और बोरिंग कैपिटल अकाउंट में आएगी। ठीक है, तो यानी कि हमें कैपिटल अकाउंट का यूज करके इस डेफिसिट को कवर करना पड़ेगा जो करंट अकाउंट में हुआ है। और दूसरा, एब्जॉर्ब सरप्लस इन करंट अकाउंट। अगर करंट अकाउंट में सरप्लस है, करंट अकाउंट बेनिफिट में जा रहा है, करंट अकाउंट सरप्लस का मतलब है कि हमारी एक्सपोर्ट साइड ज्यादा है, इंपोर्ट साइड कम है, हमारी रिसिप्ट साइड ज्यादा है और पेमेंट साइड कम है, तो हम फायदे में हैं। ठीक है, तो अगर हम फायदे में हैं तो उसको हम कैसे करेंगे, उसको हम करंट अकाउंट के बेनिफिट को कैपिटल अकाउंट में यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, कैसे, उन पैसों का यूज करके जो हमने करंट अकाउंट से अर्न किए हैं, फॉरेन कंट्री के अंदर कोई एसेट्स परचेज करेंगे, किसी फॉरेन कंपनी के शेयर्स वगैरह परचेज करेंगे, फॉरेन कंपनी को लैंड करेंगे, उनको उधार देंगे। ठीक है, तो इस तरह से करंट अकाउंट के डेफिसिट को और करंट अकाउंट के सरप्लस को हम यूटिलाइज करेंगे। अब कैपिटल अकाउंट के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट आता है बोरिंग एंड लैंडिंग टू एंड फ्रॉम। हम बाहर की कंट्री से बोरो करते हैं या उनको उधार देते हैं, तो ये कैपिटल अकाउंट का फर्स्ट कंपोनेंट है। ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू बोरिंग फ्रॉम अब्रॉड बाय प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट एटसेट्रा, तो चाहे प्राइवेट सेक्टर बोरो कर रहा है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, चाहे गवर्नमेंट बोरो कर रही है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, तो अगर हम उधार ले रहे हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से तो वो हमारी क्रेडिट साइड आएगा, क्योंकि उससे करेंसी का इनफ्लो हो रहा है, भले ही वो हम उधार ले रहे हैं, वो हमारी क्रेडिट साइड आएगा। क्रेडिट साइड इज पॉजिटिव साइड। ठीक है, बिकॉज इट इज इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो सारे ट्रांजैक्शन जो हम बाहर की कंट्री से उधार ले रहे हैं, बोरो कर रहे हैं, तो वो क्रेडिट साइड आएगा। वो रिसिप्ट है, वो हमें मिल रहे हैं पैसे, रिसिप्ट ऑफ सच लोन्स एंड रीपेमेंट ऑफ लोन बाय फॉरेनर्स। तो अगर हम बाहर की कंट्री से उधार ले रहे हैं या फॉरेनर्स को हमने लोन दे रखा था पहले, वो लोन हमें रीपे कर रहे हैं, वो हमें लोन वापस कर रहे हैं, तो वापस कर रहे हैं इसका मतलब वो करेंसी का इनफ्लो हो रहा है,
तो वो सारी आइटम जिससे कि फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो होगा वो क्रेडिट साइड आएंगी, एंड क्रेडिट साइड इज आल्सो नोन एज पॉजिटिव साइड। ठीक है। सेकंड आता है ऑल, इसी पॉइंट में ऑल ट्रांजैक्शन लैंडिंग टू अब्रॉड। अगर हम बाहर की कंट्री को उधार दे रहे हैं, लैंड कर रहे हैं, तो वो नेगेटिव साइड आएगा, डेबिट साइड आएगा, क्योंकि करेंसी का आउटफ्लो हो रहा है। ठीक है, हम बाहर की कंट्री को पैसे दे रहे हैं तो वो करेंसी का आउटफ्लो होगा, नेगेटिव साइड आएगा। सेक्टर लैंडिंग टू अब्रॉड एंड रीपेमेंट ऑफ लोन टू अब्रॉड इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। तो जिस तरह से हम बाहर की कंट्री को उधार दे रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारी नेगेटिव साइड आएगा। उसी तरह से रीपेमेंट ऑफ लोन, हमने लोन ले रखा था पहले पास्ट ईयर्स में, अब वो लोन हम रीपे कर रहे हैं, तो रीपे कर रहे हैं मतलब वो भी डेबिट साइड आएगा। ठीक है, नेगेटिव साइड आएगा। सेकंड कंपोनेंट आता है इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। बाहर की कंट्री में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, फॉरेनर्स इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर हमारी कंट्री की गवर्नमेंट या हमारी कंट्री के प्राइवेट सेक्टर अदर कंट्रीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उससे क्या होता है, करेंसी का आउटफ्लो होता है, तो वो डेबिट साइड आएगा, नेगेटिव साइड आएगा। अगर फॉरेनर्स इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो डॉलर्स का फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो होगा, तो फिर वो क्रेडिट साइड आएगा। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनीज, तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लोग इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इंडिया की कंपनी में, रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। सच इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड आर रिकॉर्डेड ऑन द पॉजिटिव साइड। तो अगर वो इंडिया कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऐसे इन्वेस्टमेंट को हम पॉजिटिव साइड लिखेंगे, क्योंकि करेंसी का इनफ्लो हो रहा है। इन्वेस्टमेंट बाय इंडियन रेजिडेंट्स इन शेयर, इसी तरह से जो इंडियन रेजिडेंट्स हैं या इंडिया की गवर्नमेंट है, फॉरेन कंपनी के शेयर्स वगैरह पे इन्वेस्टमेंट करती है, या रियल एस्टेट वहां पर उसमें इन्वेस्टमेंट करती है, तो उससे फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो होगा, तो वो डेबिट साइड लिखेंगे। ठीक है, such investment to abroad are recorded on the negative side, debit side, as they lead to outflow of foreign exchange. अब कैपिटल अकाउंट का थर्ड कंपोनेंट आता है चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो हमारी कंट्री का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके पास फॉरेन एक्सचेंज का स्टॉक रहता है। उस फॉरेन एक्सचेंज के स्टॉक में जो चेंज आएगा वो कैपिटल अकाउंट में उसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ये जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं, जो फॉरेन एक्सचेंज है, वो इंडिया के लिए फाइनेंशियल एसेट्स है, नॉट रियल एसेट्स। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अगर फाइनेंशियल एसेट्स में कोई विड्रॉवल होगा, विड्रॉवल मतलब कि फाइनेंशियल एसेट्स अगर रेड्यूस होंगी तो वो क्रेडिट साइड आएगा, और अगर फाइनेंशियल एसेट्स इंक्रीज होगा तो फिर वो डेबिट साइड आएगा। ठीक है, तो इसमें सीधी सी बात देखो तो ये होता है, मैं स्टूडेंट को ऐसे ही कई बार समझा देता हूँ कि इसमें डेबिट और क्रेडिट के रूल्स आपके रिवर्स हो जाएंगे। जनरली तो ये होता है कि अगर फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो होता है तो उसको हम क्रेडिट साइड लिखते हैं, आउटफ्लो होता है उसको डेबिट साइड लिखते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि ये फॉरेन एक्सचेंज जो है हमारे पास, ये फाइनेंशियल नेचर के एसेट्स हैं, रियल एसेट्स नहीं है, तो इसमें अगर फाइनेंशियल जो रिजर्व बैंक के पास जो फॉरेन एक्सचेंज का स्टॉक है, अगर वो स्टॉक बढ़ जाता है तो उसको डेबिट साइड लिखेंगे, और अगर उसमें कमी आती है, उसमें विड्रॉवल होता है, तो उसको हम क्रेडिट साइड नोट करेंगे। राइट, तो देखो चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, तो तीसरा कंपोनेंट है चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आर ऑफ फाइनेंशियल एसेट। तो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व में जो चेंज आता है वो फाइनेंशियल एसेट्स है गवर्नमेंट के पास, ठीक है, जो सेंट्रल बैंक के पास रखा है गवर्नमेंट का। So any withdrawal from the reserve is recorded on the positive side. Positive side means credit side. अगर फॉरेन एक्सचेंज के स्टॉक में विड्रॉवल किया जाता है उससे, यानी कि कम हो जाता है, तो उसको क्रेडिट साइड लिखेंगे। क्रेडिट साइड इज पॉजिटिव साइड। एंड एनी एडिशन, और अगर फॉरेन एक्सचेंज के स्टॉक में कुछ एडिशन होता है, उस रिजर्व में बढ़ जाता है, तो उसको नेगेटिव साइड, डेबिट साइड लिखेंगे। ठीक है, तो it must be noted that change in reserve is recorded in the BOP account and not reserve. तो इस बात को भी ध्यान रखना है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक साल में, एक अकाउंटिंग ईयर में जो चेंज आएगा उसको हमने नोट करना है, उसको रिकॉर्ड करना है।
जो ऑलरेडी रिजर्व बैंक के पास फॉरेन एक्सचेंज का स्टॉक है उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जो चेंज होगा उसमें, जैसे कितना इंक्रीज हुआ कितना डिक्रीज हुआ, तो उसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक। अब ये कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स के बाद जो इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम इंक्लूड टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट होती है फॉरेन एक्सचेंज के कंसेप्ट में, जो इन्वेस्टमेंट होती है उसको दो तरह से की इन्वेस्टमेंट होती है। एक तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो इसमें क्या डिफरेंस है ये आपको समझना है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है कि अगर हमने बाहर की कंट्री में कोई एसेट्स परचेज किया, ठीक है, अगर हम फॉरेन कंट्री में कोई एसेट्स परचेज करते हैं और उस एसेट्स के ऊपर हमारा डायरेक्ट कंट्रोल हो जाता है, तो उसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट परचेज करें बोलेंगे। जैसे हम बाहर की कंट्री में कोई फ्लैट परचेज करते हैं, फ्लैट परचेज किया और उस फ्लैट पे हमारा डायरेक्ट कंट्रोल हो गया, उसमें हम रहने लगे या उसको हमने रेंट पे चढ़ा दिया, तो वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उस एसेट्स के ऊपर हमारा फिजिकल कंट्रोल हो गया। और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि अगर हमने बाहर की कंट्री में इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन जिस चीज के ऊपर हमने इन्वेस्टमेंट किया उस चीज पे हमारा डायरेक्ट फिजिकल कंट्रोल नहीं होता, तो उसको हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। जैसे बाहर की कंट्री में किसी कंपनी के हमने कुछ शेयर परचेज किए, उस कंपनी के 10% शेयर परचेज कर लिए, तो सिर्फ 10% शेयर परचेज करके उस कंपनी के ऊपर हमारा डायरेक्ट फिजिकल कंट्रोल तो नहीं हो जाएगा। या तो उस कंपनी के हम 59% 51% शेयर परचेज कर ले, ज्यादा परसेंट शेयर परचेज करें, तो उस केस में हमारा उस कंपनी के ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल होगा, तो फिर वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में उस कंपनी पे हमारा डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता। तो ये डिफरेंस है। तो देखो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इट रेफर्स टू परचेज ऑफ एन एसेट सच दैट इट गिव्स डायरेक्ट कंट्रोल टू द परचेजर ओवर द एसेट्स। फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। तो इसमें यही बताया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि फॉरेन कंट्री में हमने असेट्स परचेज किए और उस असेट्स के ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल हो जाता है परचेजर का, तो दैट इज कॉल्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इन अब्रॉड। Second is portfolio investment. It refers to purchase of an asset such that it does not give any direct control over the assets. तो assets purchase किया लेकिन उस assets के ऊपर direct control नहीं होता। For example, purchase of shares, जैसे shares purchase किया। अब इस लेसन का लास्ट कंसेप्ट आता है ऑटोनोमस आइटम्स एंड एकोमोडेटिंग आइटम्स। तो इनका मीनिंग समझना है। ऑटोनोमस आइटम्स क्या होती हैं या ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं। तो ऑटोनोमस आइटम, फर्स्ट ऑफ ऑल, autonomous items refer to those items which are included in balance of payment with some economic motive. इकोनॉमिक मोटिव क्या? अर्निंग इनकम, अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, तो ऑटोनोमस आइटम्स वो आइटम्स होती हैं जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंक्लूड की जाती हैं प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से। इनको बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंक्लूड करते टाइम, जैसे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते टाइम, इस बात का ध्यान नहीं रखते कि जब साल खत्म हो जाएगा एंड में, ईयर एंड में, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो फेवरेबल होगा या अनफेवरेबल होगा या बैलेंस होगा। ठीक है, तो इसके बारे में कोई ध्यान नहीं रखा जाता कि बैलेंस ऑफ पेमेंट लास्ट में उसकी क्या कंडीशन बनेगी। तो ऐसी आइटम को ऑटोनोमस आइटम बोलते हैं। तो साल के एंड में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल हो जाता है या अनफेवरेबल हो जाता है वो इन्हीं आइटम्स के कारण होता है, ऑटोनोमस आइटम्स के कारण। तो आइटम, ऑटोनोमस आइटम जैसे कि हम बाहर की कंट्री से कंप्यूटर इंपोर्ट करते हैं, टीवी सेट्स इंपोर्ट करते हैं, मोबाइल फोन इंपोर्ट करते हैं, तो इनको इंपोर्ट करने के टाइम हमारा पर्पस ये होता है कि हम प्रॉफिट अर्न करें। हमें लगता है कि इंडिया में बाहर की कंप्यूटर्स की बहुत डिमांड है, हम उनको परचेज कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं और इंडिया में बेच देते हैं और प्रॉफिट अर्न करते हैं। ठीक है, तो इनको हमने जब कंप्यूटर इंपोर्ट करे तो हमने ये तो नहीं कंसीडर किया कि हम बाहर से कंप्यूटर्स इंपोर्ट कर रहे हैं या कोई कार इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से, हमने ये तो नहीं कंसीडर किया कि लास्ट में बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा अनफेवरेबल हो जाएगा, हमारी जो पेमेंट साइड है वो ज्यादा हो जाएगी, तो क्या होगा।
ठीक है, ये इस बात को कंसिडर नहीं किया तो ऐसे आइटम्स को ऑटोनोमस आइटम्स बोलते हैं। अब आता है अकोमोडेटिंग आइटम। Accommodating items are those items which are included in balance of payment to balance the balance of payment account। ठीक है, तो इसका मतलब ये वो आइटम्स हैं जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में साल के एंड में यूज की जाएंगी। साल के एंड में इनको इंक्लूड किया जाएगा और इनको गवर्नमेंट इंक्लूड करेगी बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करने के लिए। मतलब साल के एंड में पता लगा कि जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो तो डेफिसिट जा रहा है, हमारी इंपोर्ट साइड ज्यादा है और एक्सपोर्ट साइड कम है। ठीक है, तो हमने पेमेंट करनी है फॉरेन कंट्रीज को, वो तो करनी पड़ेगी। तो उस पेमेंट को कवर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इन आइटम्स को, अकोमोडेटिंग आइटम्स को इंक्लूड करना पड़ेगा। क्या करेंगे, बोरो कर लेंगे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। बोरो करेंगे, उधार लेंगे, तो वो क्रेडिट साइड आ जाएगा क्योंकि वो करेंसी का इनफ्लो होगा। ठीक है, तो इस तरह की आइटम्स हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करने के लिए इसको इंक्लूड करते हैं। और जो अकोमोडेटिंग आइटम्स होती हैं वो कैपिटल नेचर की होंगी, और जो ऑटोनोमस आइटम्स होती हैं वो करेंट अकाउंट में भी आ सकती हैं, कैपिटल अकाउंट में भी आ सकती हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ऑटोनोमस आइटम्स। Autonomous items refer to those international economic transactions which take place due to some economic motive such as earning profit। तो ये वो ट्रांजैक्शंस होते हैं जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंक्लूड की जाते हैं। क्यों इंक्लूड की जाते हैं, इकोनॉमिक मोटिव से। इकोनॉमिक मोटिव क्या, अर्निंग प्रॉफिट या इनकम। These items are also known as above the line item। तो इन आइटम्स को हम above the line item भी बोलते हैं। These items are independent of the state of BOP account। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये आइटम जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंक्लूड करते हैं तो ये इंडिपेंडेंट रहती हैं इस स्टेट से, इस बात से कि बैलेंस ऑफ पेमेंट लास्ट में फेवरेबल होगा या अनफेवरेबल होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ इंडियन कंपनी इंपोर्ट्स कंप्यूटर्स देन सच ट्रांजैक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रीज BOP सिचुएशन। तो अगर कोई कंट्री बाहर से जैसे कंप्यूटर इंपोर्ट करती है तो कंप्यूटर इंपोर्ट करते टाइम उसके मन में ये नहीं होता उस कंपनी के कि लास्ट में बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्या सिचुएशन बनेगी। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन टेक प्लेस इन बोथ करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। ये दोनों अकाउंट में आ सकती है, करेंट अकाउंट की भी हो सकती है, कैपिटल अकाउंट की भी हो सकती है। एनी सरप्लस और डेफिसिट, अब बैलेंस ऑफ पेमेंट में चाहे कोई सरप्लस हो या फिर डेफिसिट हो, वो इन्हीं आइटम्स के कारण क्रिएट होता है, ऑटोनोमस आइटम्स के कारण। अब आती हैं अकोमोडेटिंग आइटम्स। ठीक है, these are those transactions which included in BOP to balance the balance of payment account। ठीक है, तो इन आइटम्स, वो आइटम्स होती हैं जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंक्लूड करते हैं टू बैलेंस द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल सच ट्रांजैक्शन आर इंक्लूडेड इन BOP टू कवर डेफिसिट और सरप्लस इन ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन। These items are also known as below the line item। इनको below the line item भी बोलते हैं। एक एग्जांपल है, if there is current account deficit। अब current account में डेफिसिट हुआ, अब current account में डेफिसिट जो है वो ऑटोनोमस आइटम्स के कारण हुआ। ठीक है, इनके कारण तो कोई डेफिसिट या सरप्लस नहीं होगा, ये तो कवर करेंगे उस डेफिसिट और सरप्लस को। तो अगर करंट अकाउंट में डेफिसिट है BOP के, then this deficit is settled by capital inflow from abroad। तो इस डेफिसिट को सेटल करने के क्या करेंगे, बाहर से कैपिटल का इनफ्लो होगा। इनफ्लो मतलब बोरोइंग कर लेंगे, ठीक है, या कोई एसेट सेल करेंगे। नोट, अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन टेक प्लेस ओनली इन कैपिटल अकाउंट। और अकोमोडेटिंग आइटम जो है वो सिर्फ कैपिटल अकाउंट में होंगे। Now the difference between autonomous items and accommodating items। तो सबसे पहले तो मीनिंग है इनका। ऑटोनोमस आइटम्स कौन सी होती हैं? ऑटोनोमस आइटम्स आर दोज आइटम विच आर इंक्लूडेड इन बैलेंस ऑफ पेमेंट विद सम इकोनॉमिक मोटिव सच एज अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट के अंश से ये बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंक्लूड की जाती हैं। ठीक है, और what are accommodating items? Accommodating items are those items which are included in balance of payment to balance the balance of payment account। Effect on BOP, these items are independent at the state of BOP। इन आइटम्स को कोई फर्क नहीं पड़ता कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है लास्ट में फेवरेबल होगा अनफेवरेबल होगा। ठीक है, तो दीज आर इंडिपेंडेंट।
These transactions are undertaken to maintain the balance in balance of payment account. तो इन आइटम्स को इंक्लूड इस साल के एंड में किया जाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट को मेंटेन करने के लिए. करंट एंड कैपिटल अकाउंट. ऑटोनोमस आइटम्स टेक प्लेस इन बोथ करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट. जो ऑटोनोमस आइटम्स है वो करंट अकाउंट में भी हो सकती हैं और कैपिटल अकाउंट के भी हो सकती हैं. और अकोमोडेटिंग आइटम्स ओनली टेक प्लेस इन कैपिटल अकाउंट. ठीक है. ऑल्टरनेटिव नेम, इनको अबव द लाइन आइटम भी बोलते हैं. ऑटोनोमस आइटम्स आर आल्सो कॉल्ड अबव द लाइन आइटम एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स कॉल्ड बिलो द लाइन आइटम्स. ठीक है. आज की वीडियो के लिए इतना ही. अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल. लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.